नमस्कार दोस्तों। आप बहुत से लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि इसको जमीन खा गया या आसमान निगल गया। बरमूडा ट्रायंगल हवाई जहाज और पानी की जहाज को निगल लेता है। यह एरिया अंध महासागर में पाया जाता है। इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टारपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। ये 5 प्लेन ईस्ट की दिशा में उड़ान भरते हैं। सब कुछ सामान्य है, मौसम एकदम साफ था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे के बाद पायलट क्रू मेंबर बताते हैं कि कंपास काम नहीं कर रहा है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और ये भी अचानक काम करना बंद कर देता है और इसके बाद पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन के बारे में हम नहीं जानते कि कहां पर है, इनके साथ क्या हुआ था। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 13 लोगों को लेकर 5 गायब प्लेन को खोजने के लिए निकलते हैं और ये प्लेन भी उसी तरह से गायब हो जाता है। इसके बाद इन सभी प्लेन को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन किसी भी इंसान और किसी भी प्लेन का कोई लता पता नहीं चलता है। जहां पर ये सब प्लेन गायब हो रहे हैं, उस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है कि समुद्र का एक मिस्टीरियस हिस्सा जहां पर अभी तक 100 से ज्यादा जहाज और पानी की जहाज गई और गायब हो गई, अभी तक कोई लता पता नहीं चला। एक ऐसा एरिया जो अमेरिका से फ्लोरिडा से लेकर क्योटो रिको तक और बरमूडा देश तक ट्रायंगल सा एरिया बनाता है। यहाँ पर यह पूरा एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल यह 500 साल पुरानी कहानी है। ईयर 1492 में जब कोलंबस नई दुनिया का खोज करने निकला था, तो उसने बताया कि जब वो इस एरिया से गुजर रहा था तो उसका कंपास काम करना बंद कर दिया था और रात में जब वह बाहर झांक कर देखा तो आसमान से उन्हें बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दिया, जो आग के गोले जैसा दिखाई देता है। वो आग का गोला जो आसमान से समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया। यहाँ से शुरू होती है यह मिस्टीरियस कहानी। इस बरमूडा ट्रायंगल पर इतनी फिल्में बनाई गई, इतनी किताबें लिखी गई, कई कंप्यूटर गेम बनाए गए, कुछ गाने भी बनाए गए। उस समय यह बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था बरमूडा ट्रायंगल। कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक भयानक घटना हुआ था साल 1918 में। यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर यूएस नेवी उस समय का बिगेस्ट और फास्ट जहाज जो इन्होंने बनाया था। 4 मार्च 1918 को 306 लोग इस जहाज में सवार थे। वाशिंगटन के पास एक शहर है बाल्टीमोर, यहाँ से ये जहाज रवाना हुआ ब्राजील की ओर। जहाज में लोगों के अलावा 11,000 टन मैग्नीज भी था। कुछ दूरी तय करने के बाद जहाज अचानक से गायब हो जाता है। इसका कोई अता पता नहीं चलता है। यह सबको चौंका कर रख दिया कि इतनी बड़ी जहाज कैसे गायब हो सकती है। अगर ये घटना आपको मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। ईयर 1881 में 210 फीट लंबा जहाज था एलन ऑस्टिन नाम से। यह लंदन से न्यूयॉर्क सिटी जा रहा था और रास्ते में एक अनजान जहाज दिखता है। यह बरमूडा ट्रायंगल के पास था। ये अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था, बिल्कुल खाली था। तो एलन ऑस्टिन के पायलट ने सोचा कि इस जहाज में जाकर देखता हूं कि क्या हुआ है। अनजान जहाज के पास अपना जहाज लगा करके अंदर जाकर देखा तो इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। जो सामान जहां होना चाहिए था वो वहीं पर मौजूद था। उस समय लोगों को जहाज में हमला करके लुटेरों का डर रहता था, लेकिन इस जहाज के साथ बिल्कुल वैसा नहीं हुआ था, क्योंकि जो कीमती सामान थे अंदर सब जहां होना चाहिए था वहीं पर सही सलामत थे। इसी रीजन से कैप्टन फैसला लेते हैं कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर को इस जहाज में भेज देता हूं और दोनों जहाज को हम साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज आराम से साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों जहाज एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अनजान जहाज एकाएक गायब हो जाता है।
तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूरबीन से देखने पर बहुत दूर दिखाई पड़ता है वह अनजान जहाज। जब जहाज के नजदीक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फिर से उस जहाज में इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं है। सभी जहाज के मेंबर फिर से गायब हो गए हैं। कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन जहाज वैसे के वैसे ही सही सलामत थी। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन दोबारा से कोशिश की कि वह जहाज साथ में लेकर जाने की, कुछ और क्रू मेंबर को उस अनजान जहाज में भेज देते हैं चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद एक नया तूफान आता है और सेम वही कहानी फिर से दोहराई जाती है। ये अनजान जहाज फिर से अलग हो जाता है, जो फिर से नए क्रू मेंबर डाले थे, फिर से लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। एलन ऑस्टिन जहाज जब वापस लौटती है तो इसके ओनर इस कहानी को सुनकर इतना घबरा जाते हैं कि इस जहाज को बेच डालते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। जो रीनेमिंग मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की करी, मेटा में इस जहाज को भी रीनेमिंग करके मेटा कर दिया गया बाद में। अफसोस दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है कि इसे ठीक से वेरीफाई करना संभव नहीं है। जो कहानियां हिस्टोरिकली पॉपुलर होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं, लेकिन ढंग से इसकी सच्चाई जानना पॉसिबल नहीं होती, उस कहानी को हम कहते हैं लेजेंड। बहुत से रेशनर्स थिंकर का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। असल में जो धरती का नॉर्थ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, दो अलग अलग पॉइंट हैं। जब आप कंपास से नॉर्थ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वह मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है कंपास, लेकिन जब एक्चुअली में नॉर्थ पोल होता है थोड़ा सा अलग होता है, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में कितना अंतर है, लेकिन धरती पर कुछ एरिया ऐसा है जहां पर मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट कंपास में सेम जगह पर देखने को मिलता है। इस तरह की जगह को एगोनिक लाइन कहते हैं। पिछले कई सालों से एगोनिक लाइन बरमूडा ट्रायंगल के पास 0 डिग्री की लाइन रही है। यह लाइन बदलती रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन हाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाने के कारण पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण भी जहाज डूब जाती है। जिस तरह से मच्छर के लार्वा पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और जब पानी के ऊपर मिट्टी का टेल डाल दिया जाता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण मच्छर के लार्वा डूबकर मर जाते हैं। सही रूप से अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल में सैकड़ों जहाज डूब गए हैं। बरमूडा ट्रायंगल की एरिया से बहुत ज्यादा जहाज गुजरता है, एरोप्लेन्स गुजरता है, इसीलिए प्लेन्स हादसा होने के चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इस एरिया में ज्यादा हरिकेन्स पाए जाते हैं और यहाँ का पानी ज्यादा गहरा न होने के कारण भी जहाज फंस जाते हैं। WWF ने अपने 2013 के रिसर्च में वर्ल्ड टॉप 10 डेंजरस वाटर शिपिंग एरिया में बरमूडा ट्रायंगल को टॉप 10 डेंजरस एरिया में शामिल तक नहीं किया गया है। एक और बोट थी जिसका नाम था मेरी स्लेस, जो 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए जा रहा था। यह सिर्फ लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है, इसके थोड़ी देर बाद यह गायब हो जाता है। इसको बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं इसका नामो निशान तक नहीं दिखाई देता है। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को यह शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखाई देता है। जिन लोगों को यह तैरता हुआ जहाज दिखाई देता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूरे शिप के ऊपर एक भी आदमी नहीं था। जो पूरी की पूरी शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर खाना वैसे की ही वैसे पड़ा था। खाने की प्लेट भी उसी जगह पर पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू मेंबर एवं सभी पैसेंजर शिप से लापता हो गए थे। किसी का कोई लता पता नहीं चल पा रहा था। बोट के जो भी सामान थे उसमें कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था। इन सभी लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों का आज तक कोई लता पता नहीं चला कि इन लोगों के साथ कैसा हादसा हुआ था। ब्रूस गर्नान इकलौते ऐसे आदमी थे जो बरमूडा ट्रायंगल को पार करके वापस आए थे। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रेवल करते थे। इनको करीब 1.5 घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा जाने में। एक बार ये बरमूडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम साफ था, लेकिन अचानक से बहुत भारी बादल आ गए थे।
ये बादल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सूर्य की एक रोशनी तक ही नहीं पास हो पा रही। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे, बादल और हैवी घने होते जा रहे थे और प्लेन के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे। कंपास भी काम करना बंद कर दिया था और ब्रूस को ऐसा लग रहा था कि प्लेन को कोई एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रहा है। और ग्राउंड टीम के लोगों को ब्रूस का लोकेशन भी मिलना बंद हो गया था, लेकिन वो रुके नहीं। घने बादलों में वो प्लेन चलाते रहे और थोड़ी देर बाद बादल हट गए और बादल से निकलने के बाद ब्रूस ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि प्लेन सिर्फ 45 मिनट में ही फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली 45 मिनट में पहुंचना असंभव था क्योंकि 250 माइल्स की दूरी जो 1.5 घंटे में पूरी होनी थी, क्योंकि इस मॉडल के प्लेन की क्षमता 180 माइल्स प्रति घंटा होती है। उन्होंने फ्यूल चेक किया, वो भी कम नहीं हुआ था। जापान के पास भी बरमूडा ट्रायंगल जैसा एरिया है जिसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल है। यहाँ भी 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और यह लापता हो गया और आज तक उसका लता पता नहीं चला कि वह गया कहाँ। इसके बाद ड्रैगन ट्रायंगल में MV डर्बीशायर बोट अचानक गायब हो गया और उसके बारे में भी आज तक किसी को पता नहीं चला कि वह गया कहाँ। लेकिन अब बरमूडा ट्रायंगल पर उतना घटनाएं नहीं होती हैं क्योंकि जहाज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होती है, प्लेन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जिसको मौसम के बारे में पहले ही पता हो जाता है। रडार सोनार से भी समुद्र के बारे में पहले से ही पता हो जाता है कि कहाँ पर गहराई है, कहाँ पर ऊंचाई है। और इस फ्लोरिडा एरिया में हरिकेन बहुत आता है, यह भी एक रीजन माना जाता है इंसिडेंट का। बरमूडा ट्रायंगल में एक ही रीजन की वजह से इंसिडेंट नहीं होते, इसमें कई सारी चीजें हैं। 2016 में एल्डोराडो ऑफ यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट टीम ने सैटेलाइट इमेज निकाली बरमूडा ट्रायंगल की, तो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में हैवी बादल दिखाई दिए। ये बादल एक एयर बम की तरह रिएक्ट करते हैं जिससे पूरी हवाई जहाज कोलैप्स हो सकता है। डॉक्टर सिडनी कॉज ने इस पूरे एरिया को रिसर्च किया और बताया कि ये सभी घटनाएं ह्यूमन एरर, खराब मौसम और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से हादसे हुए हैं। यहाँ कोई सुपर पावर काम नहीं करता है। यह एक कहानी है कि प्लेन एलियंस गायब कर दिए हैं, समुद्र के नीचे मोनेस्टर गायब कर दे रहे हैं। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अयोध्या IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।